हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए जो 28 दिसंबर का टेक्नीशियन का पेपर हुआ थर्ड शिफ्ट का, ठीक है। तो इसी थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों के साथ में हम आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो हम जो प्रश्न पूछा गया उसको आंसर देखेंगे, साथ ही साथ इससे संबंधित जो भी और भी पॉइंट बनता है उन सभी पॉइंटों को भी समझते हुए चलेंगे। चलिए आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था आज का शिफ्ट में, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है। तो CO होता है, आप सभी को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है, CO। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, CaOH का होल 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर किस प्रकार की ज्वाला प्राप्त होती है। तो यह ज्वाला जो होता है पीली कालिख जैसी ज्वाला प्राप्त होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर पीली कालिख जैसी ज्वाला प्राप्त होती है। जबकि संतृप्त यौगिक को हवा में जलाने पर नीली ज्वाला प्राप्त होती है। इसे गैर कालिख ज्वाला भी कहते हैं। अगला जो प्रश्न आज के शिफ्ट में पूछा गया था वो प्रश्न था कि आवर्धन ऋणात्मक हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। जब आवर्धन क्या हो तो ऋणात्मक हो तो केवल उत्तल दर्पण में ही नकारात्मक आवर्धन उत्पन्न होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में नकारात्मक आवर्धन उत्पन्न होता है। आवर्धन धनात्मक होने पर निर्मित प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। सीधा और आभासी होगा जब आवर्धन धनात्मक होगा उससे निर्मित प्रतिबिंब। राजस्थान में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली थी। तो कांग्रेस को कुल 8 सीटें मिली थी। कितना सीटें, तो 8। जबकि इसके सहयोगी दल को टोटल 3 सीटें मिली थी, तो 11 भी कह सकते हैं। अब ऑप्शन के हिसाब से देखना था क्या सी, अगर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बात किया जाए तो 8 हो जाएगा, ठीक है। जबकि यूपीए या फिर महागठबंधन जिसको बोल सकते हैं, महागठबंधन को टोटल कितनी सीटें मिली है, तो इसकी सहयोगी पार्टियों को 3 मिला है। इसके अलावा जो टोटल 24 सीटें 24 MP के लिए 2024 में इलेक्शन हुआ था उसमें 14 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाया था, बीजेपी ने जीता था। जबकि 11 सीट पर कांग्रेस और सहयोगी दलों के प्रत्याशी विजय रहे, जिसमें 8 सीट पर कांग्रेस और 3 सहयोगी दलों के उम्मीदवार ने बाजी मारी है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर बस कंडक्टर ने 30 सालों में 3 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है मारिमुत्थु योगनाथन, ठीक है। ये एक बस कंडक्टर है जो 30 साल में 3 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, मारिमुत्थु योगनाथन, ठीक है। और इन्हें आमतौर पे भारत का वृक्ष पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो भारत के वृक्ष पुरुष कौन है तो मारिमुत्थु योगनाथन। आगे देखेंगे दर्पण का सूत्र, प्रश्न पूछा था दर्पण का सूत्र क्या होगा। दर्पण का सूत्र 1/f = 1/u + 1/v होता है, ठीक है। दर्पण का सूत्र वही लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा था, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलेंगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न था, कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है। कोशिका के किस भाग में जो ग्लूकोज है ये पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है। तो कोशिका द्रव्य में किस भाग में, कोशिका के कोशिका द्रव्य वाले भाग में क्या होता है तो ग्लूकोज पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है तो ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज क्या होता है पायरुवेट में टूटता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जब पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देता है, ठीक है। कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है, वही है। अगला है बजट 2024-25 में कितनी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, ठीक है। बजट 2024-25 में प्राथमिकताएं की बात की जाए तो टोटल 9 था। टोटल कितना था, 9 प्राथमिकताएं था। आगे था 2024 के
भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं? तो हमारे भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के जो कोच बने हैं वो गौतम गंभीर हैं, ठीक है। ये 25वें हेड कोच है। इससे पहले कौन थे? तो राहुल द्रविड़ थे। गंभीर से पहले कौन थे? तो राहुल द्रविड़। इस प्रकार से ने राहुल द्रविड़ की जगह ले लिया कौन? तो गौतम गंभीर ने। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल में कक्षाओं को दर्शाने के लिए किन अक्षरों का इस्तेमाल किया गया है? तो नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया है, उसमें किन अक्षरों का प्रयोग किया गया है? तो KLMN जैसे अक्षरों का इस्तेमाल किया गया। के किया गया पहली कक्षा के लिए, एल दूसरी कक्षा के लिए, तीसरे कक्षा के लिए एम और चौथी कक्षा के लिए एन। पहली कक्षा के लिए के, दूसरी कक्षा के लिए एल हो जाएगा, तीसरी कक्षा के लिए एम और चौथी कक्षा के लिए एन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट को देखते हुए चलेंगे कि बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन कहा होता है तो नाभिक के चारों ओर निश्चित पथों पर घूमते हैं, इन्हें कक्षा या शेल कहते हैं। और इन कक्षाओं को अस्थिर कक्षा भी कहा जाता है और नाभिक से दूर स्थित इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा ऊर्जा होती है, ठीक है। और बोर के परमाणु मंडल को रदरफोर्ड बोर मॉडल के भी नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न था भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट पारी। देखिए प्रोजेक्ट पारी बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था इससे संबंधित प्रश्न। पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया लॉन्च किया है, ठीक है, किस मंत्रालय ने? तो संस्कृति मंत्रालय ने। कब किया? तो 46वीं विश्व धरोहर समिति के बैठक हेतु परियोजना पारी जो है प्रोजेक्ट पारी शुभारंभ हुआ है। मीथेन में ऑक्सीजन से क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन में ऑक्सीजन क्रिया करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? तो मीथेन के साथ ऑक्सीजन क्या बना लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प बनता है। मीथेन को जलाने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के साथ बहुत ज़्यादा गर्मी भी पैदा होती है। मीथेन की जलने की प्रतिक्रिया का संतुलित समीकरण आगे दिया हुआ है, ठीक है। CH4 ऑक्सीजन मिल गया 2O2, इसके बाद क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी जलवाष्प बना दिया। जब सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 की प्रतिक्रिया होती है तो उत्पाद क्या बनता है? ठीक है, जब Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड BaCl2 को अभिक्रिया कराया जाता है तो NaCl सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा बेरियम सल्फेट बनता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है, जो कि दिए गए समीकरण में भी दिख रहा है। अगला था क्वेश्चन, कोयला जलाने पर कौन सी जहरीली गैस निकलती है? जब हम कोयला जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो शुद्ध धातुओं में टंगस्टन की तन्यता का ताकत ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? सोने से भी ज़्यादा तन्य होता है। कौन? टंगस्टन। नेक्स्ट देखेंगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उत्पाद क्या बनता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनता है। तब क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड से। बना क्या? कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना लिया। इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट और सफ़ेद अपक्षेप, कैल्शियम कार्बोनेट एक सफ़ेद अपक्षेप के रूप में बनता है जो कि दुधिया दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न जो था, माँ के शरीर में भ्रूण का पोषण किसके जरिए मिलता है? तो माँ के शरीर से बच्चा जो होता है, गर्भावस्था में बच्चा होता है, भ्रूण जो होता है, ठीक है, उसको किसके जरिए भोजन मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा नामक एक विशेष ऊतक होता है, उसी के जरिए माँ के शरीर में पल रहा भ्रूण को पोषक मिलता है। अगला प्रश्न है कि जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? तो जब हम ऊपर की ओर फेंकी हुई वस्तु का त्वरण जब नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु के त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। जब ऊपर की ओर फेंके हैं, नीचे गिरता हुआ वस्तु के त्वरण के बराबर होगा, लेकिन कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। आगे है, यदि समानांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाए, यदि समानांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सामान्य प्रतिरोध से कम प्राप्त होगा। समानांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सामान्य प्रतिरोध से कम प्राप्त होगा। प्रतिरोध के समानांतर संयोजन में चालक का प्रभावी अनुप्रस्थ काट
क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे प्रतिरोध कम हो जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी पिंड का लंबवत विस्थापित किया जाए तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर किसी पिंड को लंबवत ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर उसका वेग शून्य हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पिंड वापस नीचे आएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि निषेचन के पश्चात बीजांड किस में परिवर्तित होता है। तो निषेचन के पश्चात जो बीजांड है ये बीज में परिवर्तित होता है। किस में परिवर्तित होता है, तो बीज में परिवर्तित होता है। आप लोग वीडियो के बाद लाइक करते हुए चलेंगे, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे है मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलकर कौन सी तंत्रिका तंत्र बनाती है। तो मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलकर के बनाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS के नाम से जानते हैं। मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलकर के कौन सा तंत्रिका तंत्र तो हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। छठा वार्षिक भारत कोयला सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। छठा वार्षिक भारत कोयला सम्मेलन है 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह सम्मेलन 20 से 22 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली के होटल ली मेरिडियन, कहाँ पे, तो ली मेरिडियन में आयोजित किया जाएगा, आयोजित किया गया। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट था कि केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखे थे कि केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें झिल्ली से घिरा केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से ज़्यादा गुणसूत्र होता है और ये कोशिकाएं बहुकोशिकीय होती है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम एवं पेरोक्सिसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखेंगे, इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक गुणसूत्र होता है। कोशिकाएं कैसा होता है, तो एक कोशिकीय होती है। और कैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम नहीं होता है। ठीक है, ये हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देख लिए। आगे जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोलाइड के बारे में गलत है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोलाइड के बारे में गलत है। तो गलत कथन है कि दूध जो है कोलाइडल विलयन नहीं है। दूध वास्तव में क्या होता है, तो कोलाइडल विलयन है। ठीक है, और ये तो प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न था, अगर किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर मुड़ा है तो वह कौन सा दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण। अगर गोलीय दर्पण उसका परावर्तक पृष्ठ किधर मुड़ा हुआ है तो केंद्र की ओर मुड़ा है तो कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। वही अंदर की ओर मुड़ा होता तो उत्तल दर्पण, अंदर की ओर मुड़ा होता तो परावर्तक पृष्ठ, अंदर की ओर मुड़ा होता तो उत्तल दर्पण। आगे क्वेश्चन है, फल का निर्माण किससे होता है। फल का निर्माण पूछा गया है, फल का निर्माण किससे होता है। तो फूल के स्त्री जनन कोष यानी अंडाशय से बनता है। ठीक है, फल का निर्माण किससे होता है, फूल के जो स्त्री जनन कोष है यानी अंडाशय से बनता है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है, तो फल में बदल जाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट था जी के बारे में कि जी के बारे में ध्रुव में अधिकतम भूमध्य रेखा में न्यूनतम होता है, ध्रुव में न्यूनतम भूमध्य रेखा में अधिकतम होता है, या पृथ्वी में अधिकतम एवं भूमध्य रेखा में न्यूनतम होता है। तो हम सभी पता है कि पृथ्वी का जी का मान कहाँ हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम हो जाएगा। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम होता है। ठीक, जीवों की उत्पत्ति के लिए क्या जरूरी है, तो प्रजनन जरूरी है। जीवों की उत्पत्ति किससे होती है, प्रजनन के द्वारा, रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। आगे था सही कथन का चुनाव करें। ठीक है, तो सही कथन इसमें से था बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल दो घटक है और सूखे कचरे और गिरे कचरे को अलग रखा जाना चाहिए। ये क्या था, सही कथन था। न्यूटन की गति का दूसरा नियम आप सभी को पता है, न्यूटन गति का दूसरा नियम। ठीक है, कि किसी वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल जो बल होता है किसके गुणनफल के बराबर होता है, तो द्रव्यमान यानी मास और त्वरण एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक ना, इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है, F इक्वलिटी एम ए हो जाएगा। यहाँ से हमको बल का परिभाषा मिल गया न्यूटन गति के दूसरे नियम से। आगे है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2021, कुछ पॉइंट ये भी पूछा गया था
कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 नई दिल्ली में 17 दिसंबर को संपन्न हुआ, जिसमें हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 39 रजत, 26 कांस्य सहित कुल 105 पदक हासिल करके उद्घाटन खिताब जीता है। ठीक है। और आगे जो मैथ में क्वेश्चन था कि 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है, तो 17 होगा। ठीक, जोड़ करके देख सकते हैं 1 से लेकर के 10 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो 4 है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7, 3 2 5 5 10 और 7 17। 1 से लेकर के 10 तक कुल अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 17। इस प्रकार से हमने 28 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का भी प्रश्नों का आंसर देख लिया। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। पुनः मिलते हैं कल के प्रश्नों के साथ में, क्योंकि 29 दिसंबर को भी 3 शिफ्ट में पेपर होगा। ठीक है। 29 और 30 2 डेट का रह गया। ठीक है ना, 2 दिन और एग्जाम होना टेक्नीशियन का। 29 तारीख को होगा और 30 तारीख को होगा। ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।